हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे 12th केमिस्ट्री टॉपिक तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम पार्ट 8। उसके पहले हम लोग बाकी सब निष्कर्षण देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे लोहा के मुख्य अयस्क के नाम एवं सूत्र। लोहा के मुख्य अयस्क के नाम एवं सूत्र देखेंगे, यानी कि आयरन के मुख्य अयस्क के नाम क्या क्या है और उसका सूत्र जो है जो क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं लोहा के मुख्य अयस्क का नाम कौन कौन है। तो सबसे पहले है हेमेटाइट। सबसे मुख्य कौन है? हेमेटाइट, जिसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3। उसके बाद मैग्नेटाइट Fe3O4। उसके बाद सिडेराइट FeCO3। उसके बाद आयरन पाइराइट्स FeS2। सबसे पहले क्या है? हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पाइराइट्स FeS2। क्वेश्चन पूछता है कि लोहा के सबसे मुख्य अयस्क कौन है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। करेगा चौथा नंबर में कि इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी नहीं होगा। सबसे मुख्य अयस्क क्या है? हेमेटाइट है। सबसे मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। तो लोहा के मुख्य अयस्क के नाम सबसे पहले क्या है? हेमेटाइट Fe2O3 होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4 होता है, सिडेराइट FeCO3 होता है, आयरन पाइराइट्स FeS2 होता है। हेमेटाइट के बात किया जाए तो लास्ट में ऑक्सीजन है तो ऑक्साइडस, मैग्नेटाइट भी ऑक्सीजन है तो ऑक्साइडस, सिडेराइट लास्ट में CO3 है तो कार्बोनेटस, इसमें लास्ट में सल्फर तो कौन? सल्फाइडस। यानी कि हेमेटाइट कौन अयस्क होगा? ऑक्साइडस, मैग्नेटाइट ऑक्साइडस, सिडेराइट कार्बोनेटस और आयरन पाइराइट सल्फाइडस। बात किया जाएगा कि हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो लोहा का या आयरन का। लोहा का या क्या? आयरन का। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का या आयरन का। करेगा सिडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का या आयरन का। करेगा आयरन पाइराइट किसका अयस्क है? लोहा का या आयरन का। क्वेश्चन पूछेगा कि हेमेटाइट अयस्क से लोहा का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? हेमेटाइट अयस्क से लोहा का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले हेमेटाइट अयस्क से लोहा का निष्कर्षण निम्नलिखित चरण में संपन्न होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि हेमेटाइट अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। हेमेटाइट अयस्क को चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं? सांद्रण करते हैं। कहीं कहीं किताब में लिखा रहेगा कि हेमेटाइट अयस्क को गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं, लेकिन ज्यादातर देखिएगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण करते हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि इसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रण भी किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हेमेटाइट अयस्क को सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि सांद्रित अयस्क को कोक के मतलब कार्बन, कोक तथा चूना पत्थर, कोक तथा क्या? चूना पत्थर CaCO3, कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिश्रित कर वायु के पर्याप्त मात्रा में वक्त भट्ठी में गर्म कर दिया जाता है। कोक सांद्रित जो अयस्क होता है उसको कोक और चूना पत्थर के साथ मिला देते हैं और मिलाकर वायु के पर्याप्त मात्रा में वक्त भट्ठी में गर्म करते हैं, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होता है। यही जो है जो वात भट्ठी है। इसमें क्या करते हैं कि कोक और चूना पत्थर को डालते हैं, कोक और चूना पत्थर को डालते हैं तो वायु इसमें से इधर से जाएगा, तो वायु के पर्याप्त मात्रा में इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? निम्नलिखित परिवर्तन होगा। ये भट्ठी का सबसे निचला भाग है और ये भट्ठी के बीच वाला भाग है और ये भट्ठी के सबसे ऊपर का भाग है। ये भट्ठी का सबसे निचला भाग है, भट्ठी के बीच का भाग और भट्ठी के सबसे ऊपर का भाग। एक बार फिर से देख लीजिए। सर्वप्रथम हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं।
सांद्रित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात भट्ठी में वायु के पर्याप्त मात्रा में वात भट्ठी में गर्म करते हैं, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होता है। वात भट्ठी के सबसे नीचे का भाग, वात भट्ठी के सबसे नीचे का भाग जिसका तापमान लगभग 2170 केल्विन होता है। वात भट्ठी के सबसे नीचे का भाग, अभी नहीं देखे कि क्या लिखा हुआ है, यहीं से समझ में आ जाएगा। वात भट्ठी के सबसे नीचे का भाग जिसका तापमान 2170 केल्विन होता है, को वायु से संयोग कर, को वायु से विक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण करता है। को वायु से विक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण करता है। वात भट्ठी के सबसे नीचे का भाग जिसका तापमान लगभग 2170 केल्विन होता है, को वायु से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के निर्माण करता है। भट्ठी के बीच का भाग जिसका तापमान 1270 से 1570 केल्विन होता है, भट्ठी के बीच का भाग जिसका तापमान 1270 से 1570 केल्विन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक से विक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक से विक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण करता है। भट्ठी के बीच का भाग जिसका तापमान 1270 से 1570 केल्विन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कोक से विक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के निर्माण करता है। और भट्ठी के सबसे ऊपर का भाग जिसका तापमान लगभग 1070 केल्विन होता है। भट्ठी के सबसे ऊपर का भाग जिसका तापमान लगभग 1070 केल्विन होता है। हेमेटाइट Fe2O3 हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके लोहा के निर्माण करता है। लोहा के क्या करता है? निर्माण करता है। हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके लोहा के निर्माण करता है, जो निचले भाग पर जमा हो जाता है, जो वात भट्ठी के निचले भाग पर जमा हो जाता है, जिसे नली द्वारा बाहर निकालते हैं। इस प्रकार प्राप्त लोहा 96% तक शुद्ध होता है। उसका फिगर बना दीजिएगा, आपको 5 नंबर दे देगा। एक बार फिर देख लीजिए, क्या करेंगे कि हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण निधि या भूतकीय पृथक्करण निधि द्वारा करेंगे। सांद्रित अयस्क को कोक तथा चूना पत्थर के साथ मिलाकर वायु के पर्याप्त मात्रा में क्या करेंगे? गर्म करेंगे, जिससे निम्नलिखित परिवर्तन होगा। भट्ठी के सबसे नीचे का भाग जिसका तापमान लगभग 2170 केल्विन होता है, कोक वायु से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। भट्ठी के बीच का भाग जिसका तापमान लगभग 1270 से 1570 केल्विन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कोक से विक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण करता है। भट्ठी के सबसे ऊपर का भाग जिसका तापमान 1070 केल्विन होता है, हेमेटाइट अयस्क कार्बन मोनोऑक्साइड से विक्रिया करके लोहा के निर्माण करता है, जिसे नली द्वारा बाहर निकालते हैं। आपको 2 नंबर में सवाल देगा कि लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर के कार्य को लिखें। लोहा के निष्कर्षण में चूना पत्थर के कार्य को लिखें। तो वात भट्ठी के बीच वाले भाग में चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है विघटित हो जाता है, टूट जाता है। वात भट्ठी के नीचे बीच का भाग जिसमें चूना पत्थर क्या होता है? विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। सिलिका SiO2 बालू जिसको कहते हैं, जो सिलिका से संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट धातु मल के निर्माण करता है। जो सिलिका से संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट धातु मल के निर्माण करता है, जो भट्ठी के निचले भाग में जाकर धातु के सतह पर क्या होता है? तैरता है। जो भट्ठी के निचले भाग में धातु के सतह पर क्या होता है? तैरता। धातु के सतह पर कैसे तैरता है? तो धातु यहाँ पे पूरा के पूरा पिघला हुआ रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। और धातु मल कैल्शियम सिलिकेट जो है, जो भट्ठी के निचले भाग में धातु के सतह पर तैरता है। क्यों तैरता है? क्योंकि वह हल्का होता है। अतः चूना पत्थर अशुद्धि को दूर करता है।
चूना पत्थर अशुद्धि को दूर करता है एवं बने हुए लोहे का संपर्क वायु से नहीं होने देता है। उसके नीचे दोनों रिएक्शन लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर कंप्लीट कर देगा। फिर से वाक्य भट्टी के बीच वाले भाग में चूना पत्थर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जो सिलिका से संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट धातु मंद के निर्माण करता है, जो भट्टी के सबसे निचले वाले भाग में धातु के सतह पर तैरता है। अतः चूना पत्थर अशुद्धि को दूर करता है एवं बने हुए लोहे का संपर्क वायु से नहीं होने देता है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब हम लोग को आज लास्ट क्वेश्चन ये वाला देखेंगे, उसके बाद हम लोग का जो है तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत एवं प्रकरण उसके खत्म हो जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि आयोडीन के मुख्य स्रोत को लिखकर समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति कैसे किया जाता है। आयोडीन की प्राप्ति कैसे किया जाता है। तो हम लोग को है आयोडीन के मुख्य स्रोत को लिखकर समुद्री घास से आयोडीन की प्राप्ति कैसे किया जाता है। तो आयोडीन के मुख्य स्रोत, आयोडीन के मुख्य स्रोत जो है लेमिनेरिया, जिसे समुद्री घास कहा जाता है। यानी कहा जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि समुद्री घास को क्या कहा जाता है, तो लेमिनेरिया कहा जाता है। समुद्री घास को क्या कहा जाता है, लेमिनेरिया कहा जाता है। यानी कि लेमिनेरिया भी समुद्री घास है, इसको से भी हम लोग आयोडीन की प्राप्ति करते हैं। चिल्ली साल्टपीटर, जिसे कैलिस के नाम से जाना जाता है। चिल्ली साल्टपीटर, जिसे कौन चीज के नाम से जानते हैं, कैलिस के नाम से जानते हैं। अगला है प्राकृतिक डाइन। एक क्या है, प्राकृतिक डाइन। अब हम लोग देखेंगे समुद्री घास द्वारा, क्योंकि समुद्री घास से क्वेश्चन पूछता है, यानी समुद्री घास द्वारा आयोडीन की प्राप्ति कैसे किया जाता है। तो समुद्री घास को क्या कहा जाता है, लेमिनेरिया कहा जाता है। लेमिनेरिया कहा जाता है समुद्री घास को। तो समुद्री लेमिनेरिया से हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन की प्राप्ति के बारे में जानेंगे। तो क्या करते हैं कि आयोडीन के प्राप्ति लेमिनेरिया, क्योंकि समुद्री घास क्या है, लेमिनेरिया है। समुद्री घास लेमिनेरिया जैसे समुद्री घास से किया जाता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि समुद्री घास को अच्छी तरह से सुखा देते हैं। समुद्री घास को अच्छी तरह से क्या करते हैं, सुखा देते हैं। ऐसे गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक जलाया जाता है। समुद्री घास निकाल लिए लेमिनेरिया को, उसको क्या करेंगे कि अच्छी तरह से क्या करेंगे, सुखा देंगे और गहरे गड्ढे में सावधानी पूर्वक डालकर उसे क्या करेंगे, जला देंगे। तो उसके जलाने के फलस्वरूप जो राख प्राप्त होता है, जलाने के फलस्वरूप जो राख प्राप्त होता है उसे केल्प कहा जाता है। जलाने के फलस्वरूप जो लेमिनेरिया, जो जिसको जलाते हैं हम लोग, लेमिनेरिया घास है जिसको सुखाकर हम लोग जलाते हैं, उसको जो राख होता है उसी को क्या कहते हैं, केल्प कहा जाता है। जिसमें 0.5 से 1.5 तक आयोडीन पाया जाता है। जिसमें 0.5 से 1.5 तक आयोडीन पाया जाता है। प्राप्त राख को जल में घुलाकर, प्राप्त राख को जल में घुलाकर रवाकरण किया जाता है। प्राप्त राख को जल में घुलाकर क्या करते हैं, रवाकरण करते हैं। तो क्या होता है, फलस्वरूप पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड द्रव अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड जो रहता है अवशेष के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है, जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया जाता है। जिसे क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल में मिला दिया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने के बाद अवक्षेपित गंधक को छान लेते हैं। अवक्षेपित गंधक यानी सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, गंधक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या होता है, गंधक होता है। इसको छान लेते हैं और छान के अलग कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि सोडियम आयोडाइड तथा मैग्नीज ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लोहे के बर्तन में गर्म किया जाता है। तो आयोडीन वाष्प के रूप में निकलता है। तो आयोडीन वाष्प के रूप में निकलता है, जिसे चीनी मिट्टी के बर्तन में संघनित करते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन में संग्रहित करते हैं, यानी कि इकट्ठा करते हैं, तो आयोडीन की प्राप्ति होती है।
और आयोडीन जी प्राप्त हुआ ये भी शुद्ध नहीं है, इसमें अशुद्धि के रूप में क्लोरीन तथा ब्रोमीन पाया जाता है, जिसे क्या करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ उधरपाशित कर देते हैं। उधरपाशित का मतलब सीधे ठोस से गैस में बदल जाएगा, तो उधरपातन करने से शुद्ध आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में कार्योलाइट के क्या कार्य है। एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में कार्योलाइट के क्या कार्य है? तो एल्यूमिनियम धातु के निष्कर्षण में एल्यूमिना के साथ कार्योलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा। तो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में एल्यूमिना के साथ कार्योलाइट का उपयोग किया जाता है क्योंकि कार्योलाइट के कारण एल्यूमिना का विद्युत चालकता बढ़ जाता है। कार्योलाइट के कारण एल्यूमिना का विद्युत चालकता क्या होता है, बढ़ जाता है, साथ ही द्रव्यमान भी क्या होता है, कम हो जाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में कार्योलाइट का क्या करते हैं, उपयोग कर देते हैं। कहेगा कि एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में कार्योलाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में कार्योलाइट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह विद्युत चालकता को बढ़ा देता है और द्रव्यमान को घटा देता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का पहला लेसन जो है इनऑर्गेनिक का तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण वो आज तो समाप्त हो गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।